पाकिस्तान के कानून के मुताबिक पागलपन या नफ्सियाती बीमारी की हालत में किया गया कत्ल ज़ाती दिफा के ज़ुमरे में आता है। ज़्यादातर केसेस में मुल्जिम की ज़हनी हालत से मुतल्लिक नुक्ता इसके घर वालों या वकील की तरफ से उठाया जाता है, क्योंकि मुल्जिम का नफ्सियाती मुआयना कराना तहकीकात का ज़रूरी हिस्सा नहीं समझा जाता। लॉ में प्रोविजंस मौजूद हैं कि सेक्शन 466 फॉर एग्जांपल CRPC में अगर कोर्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल ऑन द बेसिस ऑफ अ ट्रायल ऑफ फैक्ट्स अगर वो ये फील करती है कि ये आदमी जो है मेंटली इनकेपेबल है, तो कोर्ट के इख्तियारात हैं कि वो उसको उस स्टेज पे ट्रायल को या इन्वेस्टिगेशन को रोक कर और लफ्ज़ इस्तेमाल किया सॉफ्ट कस्टडी उसमें दे दे और उसको आगे ना चलाए टिल द टाइम दैट ही गेन्स बैक हिज मेंटल कैपेसिटी। इसी तरह जो प्रिजन रूल्स हैं और प्रिजन एक्ट है उसमें भी इसकी प्रोविजंस मौजूद हैं। उनके लिए उन्होंने एक स्पेशल डिस्पेंसेशन रखी है जिसके तहत वो आम कैदियों की तरह उनको ट्रीट नहीं किया जाता। मुल्जिमान की ज़हनी सेहत का तयन करने के लिए पाकिस्तान में चंद साल कबल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन बनाया गया, जो सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर्स पर मुश्तमिल होता है। केस सबसे पहले पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के कंसल्टेंट के पास जाता है। इब्तदाई जांच पड़ताल के बाद बोर्ड मुजरिम को बुलाकर जायजा लेता है कि इसकी दिमागी बीमारी कितनी पुरानी है और जुर्म के वक्त इसकी नफ्सियाती हालत कैसी थी। मगर लाहौर में कायम इस बोर्ड पर काम का बहुत ज्यादा बोझ है, क्योंकि ये पूरे पंजाब के केसेस से निपट रहा है। होना ये चाहिए कि ये जिस तरह का ये बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन इधर लाहौर बैठा हुआ है, तो बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन मुल्तान होना चाहिए, इसको फैसलाबाद होना चाहिए, इसको और पंजाब में इसको होना चाहिए इस चीज़ के मतलब, क्योंकि इसके बगैर जो है और बोर्ड का मकसद क्या है, एक पूरी टीम हो और उसकी प्रॉपर असेसमेंट करे। और क्या वहाँ साइकियाट्रिस्ट नहीं है? हर जगह मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसमें होम डिपार्टमेंट का भी साथ है, उसमें सोशल वेलफेयर वाले जो हैं वो भी इसका, तो 3-4 डिपार्टमेंट्स इकट्ठे बैठ के तो फिर इस किस्म के फोरेंसिक और बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन के लिए जगह बनाएं। मेडिकल बोर्ड की तहकीकात में अगर ये साबित हो जाए कि जुर्म के वक्त मुजरिम की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तो सेक्शन 464 और 465 के तहत उसकी रिहाई या बरियत की दरख्वास्त दी जा सकती है। नफ्सियाती मसाइल की बुनियाद पर सजा न मिलने के बावजूद मरीज को अमूमन रिहाई नहीं मिलती। अगर उनको साबित भी हो जाता है कि ये वाकई में ठीक नहीं है, तो उनको जेल हॉस्पिटल में रखा जाता है और मेडिकल ऑफिसर से ट्रीटमेंट की जाती है। मेडिकल ऑफिसर्स की उतनी स्किल्स नहीं है सेट कि वो उनको किस तरह ट्रीट करते हैं नहीं करते, और बाज़ जो उनकी बीमारी है वो और ख़राब हो जाती है, और बाज़ ये भी करते हैं कि बचने के लिए वो उसको आइसोलेशन में रख देते हैं। मुल्क में दिमागी अस्पतालों की कमी और फ्रांसिक साइकेट्री अस्पतालों के ना होने के बाइस अक्सर अदालतें इन मरीजों को वापस जेल भेजने को तरजीह देती हैं, ताकि वो मुआशरे से अलग रहें और बाहर जाकर मजीद किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। ज़ियाउर रहमान वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे हैं, लाहौर से हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या ज़हनी मरीज कैदियों के हालात में कोई बेहतरी आ सकती है। ज़िया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, क्या ज़मीनी हक़ाइक़ के तब्दील होने की गुंजाइश है मौजूदा निज़ाम में? देखिए, जो पाकिस्तान की अदालत उज़्मा है, जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके फैसले को जो कानूनी माहिरीन है और जो इंसानी हकूक़ से जुड़ी तंजीमें वो खासा अहम जो है वो करार दे रही हैं, क्योंकि इससे पहले जो सजाए मौत के जो मुंतज़िर कैदी थे और जो ज़हनी मरीज़ थे, उनके हकूक़ के बारे में कभी बात नहीं की गई। तो ये पहली मरतबा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच में 5 जजेस होते हैं, तो 5 के 5 जजेस इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि इनके जो हकूक़ हैं उसको ख्याल रखा जाए, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में ये कहा कि एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा जो इस बात का फैसला करेगा कि जो मुतासरा शख्स है कि क्या ये वाकई ज़हनी बीमार है। अगर वो ज़हनी बीमार है, उस मेडिकल बोर्ड में साइकेट्रिस्ट भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे और दीगर जो माहिरीन हैं वो भी होंगे। उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि ये सज़ाए मौत इसको देनी है या नहीं देनी। जहाँ तक बात है कि ये इसके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा दादोशुमार नहीं था और पाकिस्तान में इससे पहले कभी ज़हनी मरीज जो खास तौर पे वो जो मुजरिमान जो सज़ाए मौत के कैदी थे उनके बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ नहीं थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजेस के लिए भी, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के लिए भी, जेल इंतजामिया के लिए भी और महकमा पुलिस के लिए भी वाज़ेह तौर पर तरबीती कोर्सेज का आगाज करने का कहा है, कि ताकि उन लोगों को भी पता चले कि ये लोग जो हैं इनके साथ डील कैसे करना है, यानी कि सज़ाए मौत के जो कैदी हैं और जो ज़हनी बीमार अफराद हैं उनकी तशख़ीस कैसे होगी। जब जेल इंतजामिया को नहीं मालूम होगा, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को नहीं मालूम होगा, पुलिस को नहीं मालूम होगा, तो वो उनके साथ डील कैसे करेंगे। लिहाजा जजेस ने अपनी ट्रेनिंग के लिए भी कहा। क्या कोई ऐसे आदादोशुमार हैं पाकिस्तान में या सूबाई सतह पे
جن سے یہ پتہ چل سکے کہ اس وقت ذہنی بیمار قیدیوں کی تعداد کتنی ہے اور کتنے قیدی ایسے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں جن کی زیادہ سے زیادہ سزا موت ہو سکتی ہے؟ اسد، آپ کا سوال بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور اسی یہ اعداد و شمار نہ ہونے کی وجہ سے سپریم کورٹ نے خاصی برہمی کا اظہار کیا کہ پاکستان بھر میں وہ قیدی جو سزائے موت کے ہیں اور وہ ذہنی بیمار ہیں، ان کے کوئی اعداد و شمار نہیں ہے۔ پاکستان میں جو مختلف NGOs ہیں جو نجی سیکٹر سے جڑی ہیں وہ ان کے کیسز ڈیل کرتی ہیں، کسی کے پاس 3 ہیں، کسی کے پاس 5 ہیں، کسی کے پاس 10 ہیں، لیکن پاکستان بھر کی جو جیلیں ہیں اس میں کتنے ذہنی بیمار افراد ایسے ہیں جو کہ سزائے موت کے قیدی ہیں، ان کے پاس کوئی ایسے اعداد و شمار نہیں تھے، جس پر سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں تاکہ ان کے حقوق کی بات ہو کہ پاکستان بھر کی جیلوں میں کتنے ایسے افراد ہیں اور ان کو کون کون سی بیماری ہے۔ اگر کسی کو شیزوفرینیا ہے یا کسی کو کوئی اور مینٹل النس ہے تو اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ وہ قابل علاج ہے یا نہیں۔ اگر قابل علاج ہے تو اس کا علاج کیا جائے، اور اس کے بارے میں بھی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اس کو فوری طور پہ جو پنجاب میں جو مینٹل ہیلتھ کا ہاسپٹل ہے وہاں پہ اس کو منتقل کیا جائے۔ اعداد و شمار نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم آ رہے ہیں نہ صرف صوبائی حکومتوں کو اور وفاقی حکومت کو بھی۔ بہت شکریہ ضیاء ہمیں اپڈیٹ کرنے کا لاہور سے اس حوالے سے۔